So hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो टेस्ट सीरीज से क्या मीनिंग है? अपना जो RNCC का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ऐप जो हमारा प्ले स्टोर पे iOS पे दोनों के लिए उपलब्ध है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है। नॉर्थ सेट मेंस को लेकर स्पेशल जो हम यहाँ पे 20 यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, टेस्ट पेपर हम यहाँ पे स्टार्ट हमने कर दिया है। 20 यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं नॉर्थ सेट मेंस को लेके अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आप इसको जो है एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को जो है और ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर रिजल्ट रहेगा तो ऑब्वियसली आपको जो है कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, एग्जाम के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो है टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है इसको एनरोल भी किया है, तो आप यहाँ पे अपना लाइव रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये जो है अपना यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सिस्टम वाइज भी हम यहाँ पे कुछ क्लासेस लेंगे और कुछ जो है अपना यहाँ पे प्री नॉर्थ सेट जो है आपका, ठीक है, प्री नॉर्थ सेट मेंस के अकॉर्डिंग भी जो है क्लासेस जो है यहाँ पे सॉरी टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मा है इन डेट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टेस्ट जो है यहाँ पे अभी तक हमने कंटिन्यू किए हैं, और आगे जो है 4 अप्रैल तक जो है हम यहाँ पे टेस्ट जो है कंटिन्यू रहने वाले हैं। इसके बाद में भी आप एक कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप जो है लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आगे भी जो है आप यहाँ पे एग्जाम तक जो है आप टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐप में जाना है, ऐप में जाने के बाद में आपको वहाँ पे मिल जाएगा RNCC नोट सेट 6.0 मेंस स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जो है 2024 का जो शेड्यूल्ड हो चुका है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको जाके यहाँ पे एनरोल करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9588856774 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। 24/7 जो है आपके यहाँ पे कॉल का आंसर किया जाएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। फर्स्ट MCQ है अपना, तो देखिए MCQ है अपना, ए क्लाइंट हैज एन arteriovenous fistula in place in the right upper extremity for hemodialysis। ठीक है, क्लाइंट में क्या है, एवी फिस्टुला प्लेसमेंट किया हुआ है राइट अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर, हीमोडायलिसिस करना है उस क्लाइंट का। ठीक है, हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए कब होता है, हीमोडायलिसिस कब करते हैं अपन, ये रीनल फेलियर वाली कंडीशन के अंदर हम ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, पेशेंट में एवी फिस्टुला क्रिएट करते हैं। वैन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट, जब हम इस पेशेंट की यहाँ पे केयर प्लानिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन देख के आपको लग रहा है जो यहाँ पे नर्स इम्प्लीमेंट करेगी प्लान ऑफ केयर को, जिससे क्या होगा, क्लाइंट की सेफ्टी प्रमोट होगी। टेक ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म टू इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना है, राइट साइड ऑफ आर्म से हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर असेस करना है। यूज़ द फिस्टुला फॉर ऑल वेनी पंक्चर्स एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। फिस्टुला को हमें क्या करना है, यूज करना है ऑल वेनी पंक्चर्स और IV इन्फ्यूजन्स के लिए। एंश्योर दैट स्मॉल क्लैम्प्स आर अटैच टू द एवी फिस्टुला ड्रेसिंग। एवी फिस्टुला की ड्रेसिंग के साथ में स्मॉल क्लैम्प्स को हमें अटैच करना है। या फिर असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए ब्रूट एंड थ्रिल एवरी 4 आवर। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, फिस्टुला को असेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्रूट एंड थ्रिल आपको जो है वहाँ पे एवरी 4 आवर्ली असेस करना है फिस्टुला को। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए? क्या आंसर अपना यहाँ पे रहने वाला है? देखिए, सारे MCQs आपको कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिकल और सिनेरियो बेस्ड MCQs मिलेंगे कि भाई एज ए नर्स आपके सामने अगर ऐसी कंडीशंस हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, डायरेक्टली फोकस रहेगा एग्जाम का आपके ऊपर, आपसे रिलेटेड MCQ पूछेंगे, आपकी प्रायोरिटी एक्शन पूछेंगे, किस प्रकार से आपको प्लान ऑफ केयर करनी है पेशेंट की। ऐसे MCQs आपको सिनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, एवी फिस्टुला। तो एवी फिस्टुला होता क्या है, सबसे पहले तो देखो एवी फिस्टुला के अंदर क्या होता है, हम एक फिस्टुला क्रिएट करते हैं किस किस के बीच में, आर्टरी एंड वेन के बीच में हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिस्टुला हम क्रिएट करेंगे
और ये कहाँ पे करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ऐसा करने से क्या होगा, हमें एक एसेस मिल जाएगा, किसके लिए, हीमोडायलिसिस के लिए। और क्लाइंट को यहाँ पे क्या होना है, हीमोडायलिसिस, तो इसके लिए हमने क्या क्रिएट कर दिया, फिस्टुला हमने बना दिया। फिस्टुला का मेन रीजन क्या होता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डायलिसिस मशीन के अंदर हम ह्यूमन ब्लड यहाँ पे पहुँचाएंगे, वहाँ से वो उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद में वापस से वैन के थ्रू जो है ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए आर्टरी और वैन को यहाँ पे कॉमनली काम में लिया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे इमेज में क्लियरली समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो आर्टरी से एक फिस्टुला क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवी फिस्टुला। और ये क्या है, ब्लड टू डायलिसिस मशीन के अंदर यहाँ से जो है ब्लड जाएगा, और यहाँ पे क्या है, डायलिसिस मशीन है, यहाँ के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। यहाँ से जो है डायलिसिस फिल्ट्रेशन होने के बाद में ब्लड वापस से वेंस के थ्रू यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएगा। तो मतलब आर्टरीज किसके लिए होती है, ठीक है, आर्टरीज से जो निकलेगा फिस्टुला, जो ओपनिंग यहाँ से बनाई जाएगी वो रहेगी आउटफ्लो के लिए, और वेन से जो बनाई जाएगी वो रहेगी वापस से ब्लड के इनफ्लो के लिए। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू पूछा रहता है वो आपको पूछने को मिलेगा कि मैच्योरेशन ऑफ फिस्टुला। फिस्टुला जो हमने बनाया है इसका मैच्योरेशन कितने दिनों में होता है, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, 4 to 6 वीक। जो हमने ये फिस्टुला यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जो फिस्टुला हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसके मैच्योरिटी के अंदर बेस्ट टाइम कब रहेगा, बेस्ट आंसर रहेगा 4 to 6 वीक। मैच्योरेशन के लिए हम इसको एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, क्या करने के लिए कहेंगे कि स्क्वीज कीजिए बॉल को। ठीक है, इस हैंड के अंदर यहाँ पे बॉल देंगे हम इसको, और उसको स्क्वीजिंग करने के लिए हम कहेंगे, जिससे और अच्छे से जल्दी से मैच्योरेशन देखने में मिलेगा। तो देखिए इसके बाद में जिस हैंड में जिस एक्सट्रीमिटी के अंदर फिस्टुला क्रिएट किया गया है, उस हैंड से कभी भी आपको क्या नहीं करना है, ब्लड प्रेशर जो है असेसमेंट नहीं करना है। ठीक है, और उसके अंदर आईवी लाइन इंसर्शन भी नहीं करना है उसके अंदर। वो केवल किसके लिए रहेगा, वो केवल और केवल हीमोडायलिसिस के लिए रहेगा। ना कोई यहाँ से ब्लड सैंपल लेना है, ना कोई यहाँ से इंजेक्शन लगाना है, ना कोई आईवी इंसर्शन लेना है, ना यहाँ से ब्लड प्रेशर आपको असेस करना है, क्योंकि ग्राफ्ट यहाँ से रिजेक्शन, जो आपने फिस्टुला बनाया है उसका यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू तो बनता है, अगर फिस्टुला नॉर्मली वर्क कर रहा है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें असेस करनी होगी। क्या असेस करते हैं हम यहाँ पे, एक होता है थ्रिल साउंड, ठीक है, और दूसरा होता है ब्रिट। ये हमें दो थिंग्स यहाँ पे क्या होती है, असेस करना होता है। तो जो थ्रिल रहता है इसको हमेशा क्या करना होता है, हमें पालपेट, और जो ब्रूट साउंड रहता है ये कैसा होता है, ऑस्कल्टेट। तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, पालपेट करेंगे, और ऑस्कल्टेशन में हम देखेंगे। और ये दोनों हम करते क्यों हैं, पेटेंसी को असेस करने के लिए। इससे क्या होता है, पेटेंसी का पता लगता है कि फिस्टुला जो है अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है, पेटेंट है नहीं है। चलिए ये सारे एमसीक्यूज फिस्टुला से कॉमन एमसीक्यूज पूछे रहते हैं। तो नेक्स्ट एक और एमसीक्यू पूछा रहता है, हमने सपोज कीजिए एक यहाँ पे एक्सट्रीमिटी के अंदर हमने क्या किया, फिस्टुला क्रिएट किया। तो एमसीक्यू क्या बनेगा, एमसीक्यू बनता है, अब यहाँ पर फिस्टुला की फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही है, डिस्टल रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, उसके बारे में एमसीक्यू पूछते हैं कि जब आपको एज ए नर्स आपके सामने एक पेशेंट को यहाँ पे फिर आपको जो है फिस्टुला बनाया गया है, फिस्टुला बनाए जाने के बाद में आपको जो यहाँ पे लिम्ब के अंदर टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए आप उसको कैसे असेस करोगे, तो उसका आंसर क्या रहेगा, पालपेट द पल्स डिस्टल टू द फिस्टुला। हमें क्या करना है, ओनली यहाँ पे फिस्टुला जो जहाँ से बना है उसके डिस्टली हमें क्या करना है, पल्स को पालपेट करना है, जिससे हमें क्या पता लगेगा, टिश्यू परफ्यूजन के बारे में। चलिए तो अपना इस आंसर पे आते हैं, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट एंड थ्रिल एवरी 4 आवर्स, हमें क्या करना है, इसको असेस करना है। यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी थी। तो हीमोडायलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेज यहाँ पे काफ़ी हाई है। इसके बाद में ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये किसकी है, एचडी कैथेटर।
हीमोडायलिसिस कैथेटर की यहाँ पे इमेज है, ठीक है। ऐसा कैथेटर आपको इमेज में दिखाई दे तो क्या है ये, हीमोडायलिसिस कैथेटर। और इस टाइप से जो है कैथेटर आपके जो है पेशेंट में जो है यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ रहता है। इसको भी जो यहाँ से टाई करते हैं हम, यहाँ से सिल्क सूत्र से इसको हम यहाँ पे टाई करते हैं ताकि जो है यहाँ से डिस्प्लेस ना हो। रेड इज फॉर आउटफ्लो एंड ग्रीन ब्लू इज फॉर इनफ्लो। नेक्स्ट MCQ, a client with a wound infection and osteomyelitis is to receive hyperbaric oxygen therapy. During the therapy, the nurse implement which priority intervention? आपसे पूछा है कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर, और क्लाइंट को है क्या, वुंड इन्फेक्शन है, साथ में ऑस्टियोमाइलिटिस की भी कंडीशन है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा, एज ए नर्स आपका यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा है। मेंटेन एन इंट्रावेनस एक्सेस, IV एक्सेस को मेंटेन करना है। एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, यहाँ पे देखना ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर्ड हो नहीं रही है, और हो रही है नहीं हो रही है। एडमिनिस्टर सेडेशन टू प्रिवेंट क्लस्ट्रोफोबिया, या फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट्स फैमिली। क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे? तो क्या आंसर रहने वाला है अपना यहाँ पे? तो देखिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या है, आंसर जो अपना करेक्ट रहेगा वो रहेगा एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। इसका जो मेन इसमें फंक्शन किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। तो हमें ये प्रॉपर तरीके से एंश्योर करना है कि वो अच्छे से जो है पेशेंट को डिलीवर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर होता क्या है, तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक प्रकार की प्रोसेस है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं। अब जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं ये क्या होती है, ग्रेटर होती है देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का। अब जब पेशेंट इस हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन को इनहेलेशन करेगा तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर O2 का लेवल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक दूसरा क्या होगा, जो यहाँ पे हाई O2 का लेवल है, प्रेशर जो यहाँ पे ज़्यादा है, ये क्या करती है, फेगोसाइटिक एक्शन भी यहाँ पे अच्छा करवाती है। पेशेंट में जो है गुड फेगोसाइटिक एक्शन होता है, जहाँ पे वुंड वगैरह इन्फेक्शन है वगैरह है, तो वहाँ पर जो है फेगोसाइटिक एक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। वुंड हीलिंग के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो दोनों ही, इन दोनों की वजह से क्या होगा, प्रोमोट वुंड हीलिंग। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे, एंश्योर करना है कि ऑक्सीजन उस क्लाइंट को मिल रही है नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को हम एक यहाँ पे चैम्बर के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब चैम्बर के अंदर एक क्लाइंट बंद है तो उसमें हमें एंश्योर करना है कि उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि चैम्बर में अगर उसको हम रखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे मस्ट रहेगी, नहीं तो वो सफोकेट हो जाएगा, कंडीशन ज़्यादा और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो हमें O2 का डिलीवरी सिस्टम को हमेशा यहाँ पे एसेस करके रखना है। बेस्ट आंसर इज 2। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस जो चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और पेशेंट को यहाँ पे लेटाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रखा जाता है इसके अंदर, और वुंड हीलिंग के अंदर अच्छा रहता है, टिश्यू परफ्यूजन ये अच्छा करवाता है। इस टाइप से क्या करना है, पेशेंट को यहाँ पे सिचुएटेड करते हैं पेशेंट को इसके अंदर। तो IV एक्सेस वगैरह को मेंटेन करने से, बाकी इन सबसे ज़्यादा आपको क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछा है। ऐसे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अगर पूछा क्या गया आपसे प्रायोरिटी पूछा है, तो प्रायोरिटी के लिए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगा। नेक्स्ट MCQ, ए क्लाइंट इज ड्यू इन हाइड्रोथेरेपी फॉर बर्न ड्रेसिंग चेंजेस, ठीक है।
टू एंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट, हमें क्या करना है, हाइड्रोथेरेपी के लिए बर्न ड्रेसिंग करना है पेशेंट का, तो हमें एंश्योर करना होगा कि पेशेंट के लिए जो थेरेपी है, ये जो प्रोसीजर है, ये मोस्ट टॉलरेबल रहे। ठीक है। द नर्स टेक विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, यहाँ पे जो कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन यहाँ पे नर्स जो है टेक करेगी, कंटिन्यू करेगी, या फिर कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेगी। एंश्योर दैट द क्लाइंट हैज़ robe and slippers, administer an analgesic 20 minutes before therapy, send a dressing supply with the client to hydrotherapy, administer the intravenous antibiotic 30 minutes before the therapy। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? हमें पूछा है कि हाइड्रोथेरेपी अभी होनी है क्लाइंट को, अभी क्या हुई नहीं है। ठीक है, ड्यू है आपसे। अब पूछा है कि बर्न ड्रेसिंग चेंज के लिए हाइड्रोथेरेपी यहाँ पे करवा रहा है वो, तो टू एंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल, हमें जो है प्रोसीजर को मोस्ट टॉलरेबल बनाना क्लाइंट के लिए, तो हमें कौन सा एक्शन यहाँ पे नर्स को चूज करना होगा। तो देखिए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम बर्न पेशेंट की ड्रेसिंग को जब चेंज करेंगे, तब उसमें जो है पेशेंट को पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक 20 मिनट्स प्रायर टू द थेरेपी, थेरेपी स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले क्या करना है, एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जिससे जो है यहाँ पे पेन को वो टॉलरेट करने के अंदर उसको आसानी होगी। ठीक है, तो पेन को टॉलरेट करने के लिए उसको क्या करना है, 20 मिनट पहले हमें एनाल्जेसिक यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होगी। तो देखिए रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में क्या बताया गया, एडमिनिस्टर द आईवी एंटीबायोटिक्स 30 मिनट बिफोर थेरेपी। तो इस थेरेपी के लिए जो है बिफोर थेरेपी जो है एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने का नीड है नहीं। एंटीबायोटिक जो आपके एज शेड्यूल चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलाना है। थेरेपी के लिए स्पेशली यहाँ पे एंटीबायोटिक लेने का कोई नीड है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। सेंड ड्रेसिंग सप्लाईज विद द क्लाइंट टू हाइड्रोथेरेपी, तो हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर क्या होती है, सारी यहाँ पे ड्रेसिंग सप्लाईज वहीं पे प्रेजेंट रहती है, तो क्लाइंट्स के साथ में यहाँ से देने की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। एंश्योर दैट द क्लाइंट हैज़ रोप एंड स्लीपर्स, ये तब जरूरी होता है जब क्लाइंट जो है वो व्हील चेयर के ऊपर ले जाया जा रहा है वहाँ पे हाइड्रोथेरेपी के लिए, तब यहाँ पे नेसेसरी है। मगर इससे भी नेसेसरी क्या है, पेन। ठीक है, पेन को मैनेजमेंट करना अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तभी जो है वो ड्रेसिंग चेंज करने देगा, टॉलरेबल रहेगा ड्रेसिंग चेंज करना। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको खूब देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस और सिनेरियो बेस एमसीक्यू मिलेगा कि एज नर्स आप क्या करोगे। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी पूछेंगे। ठीक है, आपसे जो है डायग्नोसिस पूछेंगे कि भाई हो क्या डायग्नोसिस यहाँ पे प्रायोरिटी में रहेगा, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस कंडीशन में। ऐसे एमसीक्यूज आपको खूब देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब देखिए ये एमसीक्यू हम यहाँ पे मास्लो हिरार्ची नीड जो होती है बॉडी की, उससे भी हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नीड क्या होती है आपकी, फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती है वो, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो है पेन यहाँ पे आपका प्रायोरिटी पे रहेगा। और अभी जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है ये किसका है, हाइड्रोथेरेपी रूम है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है पेशेंट को प्लेस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोथेरेपी वाली ड्रेसिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली कब काम में आती है, जब यहाँ पे पेशेंट को जो है ग्राफ्ट लगाया गया हो। ठीक है, ग्राफ्ट वाली जगह को स्पेशली हील करने के लिए इस थेरेपी का क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्राफ्ट लगाया हमने, तो ग्राफ्ट के जो दो साइड होते हैं, एक तो यहाँ पे डोनर साइड हो गया। ठीक है, और दूसरा जहाँ पे ग्राफ्ट को प्लेस किया गया है, दो साइड होती है। तो इन ग्राफ्ट को यहाँ पे क्या असेस किया जाता है कि प्रॉपर वहाँ पे कोई डेड स्किन वगैरह आ गई है। ठीक है, तो उसको वहाँ से क्या करना है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ड्रेसिंग चेंज करने का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो आप इन इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से क्या लिया गया है, डोनर साइट है, यहाँ से क्या लिया गया है, ग्राफ्ट टेकन किया गया है, और ये जो एरिया है यहाँ पे ग्राफ्ट साइट है, यहाँ पे ग्राफ्ट लगाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अच्छे से अपने को देखो, आप यहाँ पे जाली जैसी स्ट्रक्चर अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, नेट जैसी स्ट्रक्चर साइड में जो है स्टेपल्स करके यहाँ पे ग्राफ्ट को प्लेस किया गया है। ठीक है, यहाँ की ऊपर की स्किन लेके यहाँ पे प्लेस किया गया है, ताकि ये जो है वुंड अच्छे से कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। The nurse is caring for a client with a heart failure who has a magnesium level 1.4 mg per dl. The nurse should, अब यहाँ पे नर्स को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हार्ट फेलियर का पेशेंट है, मैग्नीशियम लेवल उसका कितना आ गया 1.4 mg per dl, तो यहाँ पे नर्स क्या करेगी, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इरेगुलर हार्ट रिदम्स के लिए मॉनिटर करेगी। एनकरेज द इनटेक ऑफ एंटासिड विथ फॉस्फेट,
टीच द क्लाइंट टू अवॉइड फूड हाई इन मैग्नीशियम, प्रोवाइड ए डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ, एग्स एंड चिकन ब्रेस्ट। क्या यूज में लेगी यहाँ पे? तो देखिए, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, मैग्नीशियम लेवल 1.4 mg/dl। अब आप इस आंसर को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल जो है पता होगा। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है? 1.8 टू 3.0 mg/dl। ये क्या रहता है? नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल। अब यहाँ पे क्या है? 1.4 है, मतलब बिलो है। तो कंडीशन कौन सी है? 1.4। इस कंडीशन में क्या कहेंगे? हाइपोमैग्नीसीमिया। अब इस कंडीशन में जो है आपको क्या करना है एज ए नर्स? आपको यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा अपना? यहाँ पे मॉनिटर फॉर द क्लाइंट फॉर इरेगुलर हार्ट रिदम्स। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट की जो है हार्ट रिदम्स जो है वो यहाँ पे इरेगुलर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिसरिथमियाज के लिए असेस करना है। असेस फॉर डिसरिथमियाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा अपने? करेक्ट रहेगा। तो आप सभी को पता है मैग्नीशियम जो है इम्पोर्टेंट रहता है। आपकी जो मायोकार्डियल नर्व सेल को इम्पल्स मिलता है मैग्नीशियम की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम कम रहेगा तो डिसरिथमियाज कॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, एनकरेज द इंटेक ऑफ एंटासिड विद फॉस्फेट। ये जो कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे फॉस्फेट वगैरह दोगे यहाँ पे एंटासिड्स के साथ में, ये जो कंडीशन ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी? वर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे क्या करना है आपको? अवॉइड करना है। ठीक है, देना नहीं। यहाँ पे एग्रीवेट हो सकती है कंडीशन। इसके बाद में टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। अवॉइड नहीं करना है हमें यहाँ पे। हाई फूड डाइट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। इसके हम देखिए फोर्थ, प्रोवाइड ए डाइट ग्राउंड ब्रीफ, एग्स एंड चिकन ब्रेस्ट। इन सब में क्या होता है? मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो कैसा रहता है? लो रहता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा? यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो चलिए, फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज पूछे रहते हैं आपको इसीलिए चेंजेस से। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम से सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अपना एमसीक्यू किससे था? मैग्नीशियम से था। मैग्नीशियम। तो देखिए, अगर जब हाइपर मैग्नीशियमिया होगा तो क्या होगा? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। और जब हाइपोमैग्नीशियमिया होगा तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल और टॉल टी वेव आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपोमैग्नीशियमिया के अंदर। उसके बाद में आपको जो नॉर्थ सेट प्री के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था हाइपोकैल्सीमिया में, तो हाइपोकैल्सीमिया में दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोलॉन्ग होते हैं। कौन से क्या होते हैं? एक तो एसटी सेगमेंट और दूसरा क्यूटी इंटरवल। दोनों का लेवल क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा। और ये इसका क्या कर दो? यहाँ पे अपोजिट कर दो। यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? शॉर्ट। क्या क्या? एसटी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्ट होगा। और वाइड टी वेव जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकेलेमिया की। हाइपोकेलेमिया के अंदर एसटी डिप्रेशन, फ्लैट टी वेव और यू वेव यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट यू वेव। इसके बाद में हाइपर कैलेमिया के अंदर पीक टी वेव, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फ्लैट पी वेव देखने को मिलती है। यहाँ से फर्दर आपको एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट ऐसे इमेज देके पूछ लेगा कि भाई कंडीशन क्या है, या फिर आपको जो है साइन सिम्टम्स देख के चेंजेस देख के आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए herniated lumbar intervertebral disc who is experiencing low back pain। ठीक है, वहाँ पे क्या है? देखो, इंटरवर्टिबल डिस्क लंबर साइड के अंदर क्या हो चुकी है? herniated हो चुकी है। अभी उसको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, लो बैक पेन होता है। द नर्स प्लान टू प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन टू मिनिमाइज द पेन। अब इस पेन को मिनिमाइज करने के लिए नर्स जो है क्लाइंट को कौन सी पोजिशन देगी? फ्लैट विथ नी राइज्ड। ठीक है, फ्लैट पोजिशन और नी यहाँ पे राइज करके रखेगी। हाई फॉलोअर पोजिशन विद द फुट ऑफ द बेड, फ्लैट करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट सेमी फॉलोअर पोजीशन विद द फुट ऑफ द बेड, फ्लैट।
सेमी फॉरवर्ड पोजीशन विद द नी स्लाइटली राइज। तो कौन सी पोजीशन करने से जो है पेशेंट का जो लो बैक पेन है वो यहाँ पे कम होगा, टॉलरेबल होगा पेशेंट के लिए। तो देखिए क्लाइंट में क्या हुआ है, लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क में हर्निएशन हुआ है। तो हमें क्या करना है, हर्निएशन की वजह से यहाँ पे आपको जो है स्पाइनल नर्व रूट्स के अंदर या फिर मैं कहूँ जो बैक मसल्स के अंदर जो है स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्लाइंट को क्या होता है, पेन होता है। हमें क्या करना है, जो स्ट्रेचिंग वगैरह हो रही थी उसको हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाना है। तो कौन सी ऐसी स्टेप के अंदर जो है आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है क्लाइंट में, देखिए फ्लैट विद द नी राइज। ठीक है, पोजिशन यहाँ पे फ्लैट दे रहे हैं और बट यहाँ पे नी को जो है यहाँ पे राइज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे टेंशन जो है यहाँ पे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है, यहाँ से रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाई फॉलोअर पोजीशन विद द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड। ठीक है, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में रखा मगर फुट ऑफ द बेड को क्या किया गया है, एलिवेटेड किया गया। तो इस कंडीशन में भी यहाँ से जो है स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। सेमी फॉलोअर पोजीशन, फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड। ठीक है, सेमी फॉलोअर पोजीशन सॉरी और फुट ऑफ द बेड फ्लैट। ठीक है, क्लाइंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन दिया आपने और फुट ऑफ द ब्लेड को आपने फ्लैट रखा है। तो फिर भी इसके अंदर भी आपको जो है थोड़ा बहुत आपको जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हमें प्रायोरिटी क्या है अपनी, रिलैक्सेशन। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है क्लाइंट को और ताकि जो है नी को यहाँ पे स्लाइटली राइज करके रखना है। ठीक है, सेमी फॉलोअर पोजीशन और यहाँ पे जो है नी को यहाँ पे क्लाइंट के स्लाइटली राइज करके रखेंगे ताकि यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो यहाँ से रिलीव होगा। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व रूट कंप्रेशन से यहाँ पे बचेगी, दूसरा प्रेशर भी क्या होगा, रिलीव होगा। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दोनों ही यहाँ 1 2 3 यहाँ पे रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको जो पेशेंट को जो है इस टाइप की पोजीशन रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो पोजीशन आपको दिखाई गई है इस टाइप की पोजीशन को हम यहाँ पे पेशेंट को बेड के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, अगर पेशेंट खुद से ऐसे पोजीशन ले पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करके उसको जो है सेमी फोल्डर पोजीशन के अंदर लेके आएंगे। ये थोड़ा लो सेमी फोल्डर वाली कंडीशन के अंदर है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाई के अंदर यहाँ पे नहीं रखना है। तो कौन सी पोजीशन में लेके आना है क्लाइंट को, सेमी फोल्डर पोजीशन के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर सेमी फोल्डर नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सेमी फोल्डर में लाना है, उसके बाद में जो है यहाँ पे नी को जो है स्लाइटली फ्लेक्स करके रखना है, हमें एलिवेट करना है, जिससे क्या होगा, पेन सबसाइड होगा। और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, विलियम्स पोजीशन। और जिसका लोअर बैक पेन रहता है जनरली, तो उसको जो है विलियम्स की एक्सरसाइजेज कुछ बताई हुई है लो बैक पेन के अंदर, तो वो जो है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और पोजीशन का नाम क्या है, विलियम्स पोजीशन। ए क्लाइंट विथ मायस्थेनिया ग्रेविस is admitted to the hospital and the nursing history reveals that the client is taking pyridostigmine। क्लाइंट अभी जो है माइस्थेनिया ग्रेविस से एडमिटेड है हॉस्पिटल में। नर्सिंग हिस्ट्री ने रिवील किया है कि क्लाइंट क्या ले रहा था, पायरिडोस्टिग्माइन। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। नर्स क्या कर रही है, साइड इफेक्ट असेस कर रही है मेडिकेशन के। एंड आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ, और वो पूछ रही है क्लाइंट में कि आप में ये वाला जो साइड इफेक्ट है प्रेजेंट है नहीं है। साइड इफेक्ट कौन सा, माउथ अल्सर, मसल क्रैम्प, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। तो पायरिडोस्टिग्माइन से क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है पेशेंट में। तो देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या, ठीक है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। मेजर इसमें क्या साइड कंडीशन देखने को मिलती है, मसल वीकनेस। और ये स्पेशली कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग एक्टिविटी। एंड जब पेशेंट रेस्ट करेगा तब इसकी जो कंडीशन है वो
इम्प्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस। आगे जाके जब इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके कंडीशन हो ज़्यादा वर्स भी हो सकती है, मगर ये स्टार्टिंग फेज की यहाँ पे कंडीशन में बता रहा हूँ। मसल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है जनरली। अब इसका मेन रीज़न क्या है, एसिटाइल कोलिन डिफिशियंसी। ठीक है, ड्यू टू एसिटाइल कोलिन यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर साइट में। जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाइंट में जो है मसल वीकनेस के साइन सिम्टम्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो पोस्ट सिनेप्टिक साइट है, ठीक है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक साइट है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन के क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं। और ड्यू टू ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस रिसेप्टर्स के ऊपर क्या आके आगे ऑटो इम्यून यहाँ पे एंटीबॉडीज यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर आपके पास में ऐसे रिसेप्टर बचेंगे जिसके लिए यहाँ पे ACH आके क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या देखने को मिलता है क्लाइंट में, इम्पेयर मसल ट्रांसमि सॉरी इम्पेयर इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पल्स का यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को क्या होता है, फटिक। इसके बाद में यहाँ से आपको साइन एंड सिम्टम्स एमसीक्यू पूछते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू या फिर मैं कहूँ इसका कौन सा साइन देखने को मिलता है, टोसिस। क्या होता है, ड्रॉपिंग होती है आईलिड के अंदर। इसके बाद में जो यहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती जाएगी, डिप्लोपिया, वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स यहाँ पे, और यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस उस पेशेंट के कम हो जाएंगे। लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट होगा, तब यहाँ पे पेशेंट जो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, वर्ड्स को फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रेस्पिरेट करने के चांसेस भी होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स में डिफेक्ट होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, सीवियरिटी आगे बढ़ती जाती है। अब देखो ये क्लाइंट क्या ले रहा है, पायरिडोस्टिग्मा ले रहा है कंडीशन। ठीक है, तो कौन सा इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या आएगा। अब देखिए जो ड्रग है पायरिडोस्टिग्माइन, ये किस नेचर की होती है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर। अब ये क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर मतलब क्या है, ये ड्रग क्या करती है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज जो था उसको इनहिबिट करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिनेस्टेज जो है वो क्या करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक यहाँ पे जो साइट है वहाँ पर एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है इसका। और कौन से कंपोनेंट्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन करके इसको जो है डिवाइड करता है, एक तो एसिटिक के अंदर, दूसरा कोलिन के अंदर इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो पहले से ही अपने पास में क्या है, प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून है, ऊपर से एसिटाइल कोलिनेस्टेज की एक्टिविटी भी बढ़ी हुई रहती है इस कंडीशन में, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन होता है, तो कंडीशन होता है सीवियर होती है। तो ये जो ड्रग हमें दी जाती है इसका रोल क्या होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ाने का रीजन यही था कि ये जो ड्रग है इसका फंक्शन आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन ड्रग हमने दे दी, इसका मेन रीजन क्या है देने का, कि बॉडी के अंदर एसिटाइल जो है कोलिन के लेवल को बढ़ाया जाए। तो जब बॉडी को एसिटाइल कोलिन का लेवल हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, जिससे क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ उसको मिलेगी। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी, उसकी फटिग यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या करेगा ये ड्रग, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, पेशेंट की फटिग थी उसको यहाँ पे कम करेगा। ठीक है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए इस ड्रग को यहाँ पे दी जाती है मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब देखो इसका आपको क्या पूछा है, साइड इफेक्ट पूछा है, तो अपना यहाँ पे आंसर जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मसल क्रैम्प्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे साइड इफेक्ट के अंदर। ठीक है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने के यहाँ पे चांसेस जो है वो इम्प्रूव सॉरी आपको जो है चांसेस जो है यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। हम सभी को पता है मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आपको बढ़ाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पे मसल्स में क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। और एक लास्ट एमसीक्यू अपने इस टॉपिक में से मार्सिनिया ग्रेविस के, हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका, एंड्रोफोनियम टेस्ट।
एंड्रोफोनियम क्लोराइड टेस्ट या फिर टेंसिलोन टेस्ट यहाँ पे जो है परफॉर्म किया जाता है। एंड्रोफोनियम ड्रग को यहाँ पे दिया जाता है क्लाइंट को, ठीक है, जिससे जो है क्लाइंट के फेशियल सिम्टम्स जो है यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ फेशियल की जो वीकनेस है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो हमें क्या जानना है कि हाँ पेशेंट में क्या है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की यहाँ पे जो है कमी देखने को मिलती है। देने के जस्ट 5 मिनट के अंदर ही टोसिस वगैरह के साइन सिम्टम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सबसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो आपने ये जो टेस्ट तो कर दिया है, अब यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है, जब हम एंड्रोफोनियम टेस्ट देते हैं तो क्लाइंट को एक यहाँ पे रिस्क हो जाती है। क्या रिस्क होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस वजह से हमें क्या करना है, नर्स को अवेयर रहना है जब हम टेंसिलोन टेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होते हैं तब। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और एमसीक्यू बनता है इसका, एंड्रोफोनियम जो होती है इसका जो एंटीडोट पूछा जाता है कि भाई जहाँ पे एंड्रोफोनियम का एंटीडोट क्या होता है, आंसर क्या रहेगा, एट्रोपिन सल्फेट। हर लाइन के अंदर आपके एमसीक्यूज निकल रहे हैं और ये ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। अगर नर्वस सिस्टम से, माइस्थेनिया ग्रेविस से आपको एमसीक्यू आया तो इसी स्लाइड के अंदर अंदर एमसीक्यू आपको मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो चांसेस है कि सारा का सारा अपना एक के अंदर यहाँ पे कवर हो चुका है विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एन एडल्ट क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर लेफ्ट टीबिया हैज़ ए लॉन्ग लेग कास्ट एंड इज यूजिंग क्रचेज टू एम्बुलेट। एक यहाँ पे टीबिया के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, जो अब क्या कर रहा है वो लॉन्ग लेग कास्ट वहाँ पे लगाया गया है, वो क्रच का यूज कर रहा है एम्बुलेशन के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। In caring for the client, the nurse assesses for which sign or symptom that indicate a complication associated with crutch walking। crutch walking से रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। crutch walking के आपको टाइप्स पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, आपको गेट पूछ सकते हैं। और अभी आपको क्या पूछा है, कॉम्प्लिकेशन इस एमसीक्यू में। तो क्या आंसर रहेगा, लेफ्ट लेग में डिस्कम्फर्ट होगा, वीक बाइसेप ब्रेकी, सी ट्राइसेप मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा, या फिर फोरआर्म मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, फोरआर्म मसल वीकनेस। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट को क्या होगा, फोरआर्म के अंदर यहाँ पे मसल वीकनेस जैसे साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि जब यहाँ पे क्लाइंट जो है क्रच वॉकिंग करेगा और तो इसके अंदर क्या है, टीबिया में फ्रैक्चर है, मूवमेंट करने के लिए वो क्रच का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या रहता है, रेडियल नर्व इंजरी। ठीक है, यहाँ पे जो क्रच का जो प्रेशर लगेगा एक्सिला के ऊपर, ठीक है, क्रच के जो टॉप का, जिसकी वजह से जो है कंटिन्यू प्रेशर लगेगा एक्सिला के ऊपर, जिससे जो है रेडियल नर्व में इंजरी हो जाएगी, जिससे फोरआर्म मसल्स के अंदर जो है वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद क्रच वॉकिंग इज ऑप्शन नंबर 4, फोरआर्म मसल वीकनेस। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और रेडियल नर्व इंजरी से ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, वार्टनबर्ग्स सिंड्रोम। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, फर्दर एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, क्रच वॉकिंग के अंदर पेशेंट को क्या एजुकेट करना है। सबसे पहले जो ये क्रच का जो टॉप है इसके और एक्जिला के बीच में, ठीक है, कितना फिंगर का यहाँ पे गैप होना चाहिए, तो 2 to 3 फिंगर्स का जो है यहाँ पे
गैप यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ के पूरा यहाँ पे एक्जिला को यहाँ पे प्लेस नहीं करना है। ठीक है, उसके जो रिस्ट के ऊपर यहाँ पे जो है प्रेशर होना चाहिए, ना कि एक्जिलरी एक्जिलरी एरिया के अंदर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट को एजुकेट करना है। दूसरा, जब क्रच वर्किंग करते टाइम एल्बो का जो बैंड है वो यहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल्बो को यहाँ पे पेशेंट को बोलना है कि आपको 30 डिग्री से ज़्यादा आपको बैंड नहीं करना है। थर्ड वन जो है, क्रच का जो पॉइंट है वो 6 इंचेस डायगोनली प्लेस्ड होना चाहिए एंटीरियरली। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पेशेंट को बतानी है, एजुकेट करनी है। ठीक है, तो जिससे जो है यहाँ पे रेडियल नर्व इंजरी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी ड्यू टू एक्सिलरी कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा। ठीक है, बी रॉन्ग होगा यहाँ पे, और सी भी यहाँ पे क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। A client with myasthenia gravis is experiencing prolonged period of weakness and the physician prescribe एंड्रोफोनियम टेस्ट। अब फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब क्या किया, एंड्रोफोनियम टेस्ट। द टेस्ट डोज इज एडमिनिस्टर एंड द क्लाइंट बिकम वीकर। अब यहाँ पे टेस्ट डोज दिया हमने और क्लाइंट की कंडीशन और ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो गया। द नर्स इंटरप्ट्स दिस रिजल्ट इज। अब नर्स ने इस टेस्ट को रिजल्ट को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, नॉर्मल माना है, माइस्थेनिक क्राइसिस माना है, या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस माना है इस कंडीशन को। एंड्रोफोनियम टेस्ट किया, सिम्टम तो सुधरने चाहिए थे, ट्रीट होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे सिम्टम और ज़्यादा वीक हो गए हैं क्लाइंट के। अब नर्स ने इसे क्या इंटरप्ट किया है, नॉर्मल है, पॉजिटिव यहाँ पे माइसेनिया ग्रेविस कंफर्म हो गया है, माइसेनिया क्राइसिस हुआ यहाँ पे, या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है, क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आंसर पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग जो है आप सभी के लिए मेंस एग्जाम स्पेशल 20 मॉडल टेस्ट पेपर जो है लॉन्च कर दी गई है, जहाँ पर आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिल रहे हैं। ठीक है, विथ यहाँ पे ये आपके जो टेस्ट है ये लाइव टेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है हमारे सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल करके, या फिर आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS पे आपको दोनों पे उपलब्ध है, तो इन पे आप डाउनलोड करके अपने टेस्ट को दे सकते हैं। आप अपनी जो है प्रिपरेशंस को असेस कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऐसे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट को यहाँ पे जब हमने टेंसिलोन टेस्ट किया है, टेंसिलोन टेस्ट करने के बाद में क्लाइंट के सिम्टम और ज़्यादा वीक हो गए हैं। ठीक है, पहले से क्लाइंट वीक था, फटीग था, और ज़्यादा वीक हो गया है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है, कौन सी शो हो रही है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा, करेक्ट देखने को मिलता है। तो टेंसिलोन टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ताकि डिटरमाइन कर सकें कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, मतलब माइसेनिया ग्रेविस को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे टेंसिलोन टेस्ट यहाँ पे करवाते हैं, जिससे क्या होना चाहिए, सिम्टम्स इम्प्रूव होना चाहिए। मगर सिम्टम्स और ज़्यादा वीक हो रहे हैं, और ज़्यादा कंडीशन वर्स हो रही है, मतलब कंडीशन क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। वर्सनिंग ऑफ सिम्टम आफ्टर टेस्ट डोज ऑफ मेडिकेशन इंडिकेट कोलिनर्जिक क्राइसिस। और इस कोलिनर्जिक क्राइसिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम टेंसिलोन टेस्ट करते हैं, अगर क्लाइंट में कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा होता है, तो इसे अपन क्या समझेंगे, ओवर मेडिकेशन विथ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्लाइंट को ओवर मेडिकेशन हुआ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे माइस्थीनिया क्राइसिस होता, तो माइस्थीनिया क्राइसिस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइस्थीनिया क्राइसिस में क्या होता है, अंडर मेडिकेशन, अंडर मेडिकेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक, सॉरी, अंडर मेडिकेशन ऑफ कोलिनेस्टेज इनिबिटर।
तो ये आप दोनों जो है लाइंस को ध्यान में रखना है। माइसेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ओवर मेडिकेशन होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का। और सॉरी, कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है, ओवर मेडिकेशन होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का। और माइसेनिया क्राइसिस में क्या होता है, अंडर मेडिकेशन होता है कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स का। अब देखिए यहाँ पे टेंसिलोन टेस्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम। टेंसिलोन टेस्ट जो है, मैंने आपको बताया कि टेंसिलोन टेस्ट होता है, उसका एंटीडोट क्या होता है, एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि नर्सिंग, जब हम टेंसिलोन टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो नर्स का क्या रोल है, नर्स का रोल है कि एट्रोपिन सल्फेट को बेड साइड में रखे, प्रिपेयर करके रखना है हमें। तो देखिए अभी आपके सामने एक इमेज है। इस इमेज के अंदर जो साइन सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको, ये किसके साइन सिम्टम्स है, कोलिनर्जिक क्राइसिस के। क्या क्या होता है इसके अंदर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एपनिया एंड ग्रैंग डिमिंग ऑफ विजन भी यहाँ पे जो है ग्रैंग देखने को मिलता है। विजन जो है यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, मतलब डिम विजन होता है, क्लियर विजन नहीं बन पाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, यूरिनेशन देखने को मिलता है, डायफोरोसिस होता है, डिफिकेशन होता है, लैक्रिमेशन होता है, एमेसिस वॉमिटिंग, जैसे लास्ट में सीजर देखने को मिलता है। कंडीशन क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस, ओवर मेडिकेशन होना। तो अपना आंसर क्या रहा लास्ट एमसीक्यू, इस एमसीक्यू में कोलिनर्जिक क्राइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, a clinic nurse prepared to the assess the fundal height on a client who is in second trimester of pregnancy। एक यहाँ पे क्लिनिक नर्स है, प्रिपेयर कर रही है, असेस कर रही है क्लाइंट की फंडल हाइट को। और जो अभी क्लाइंट कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। वैन मेजरिंग द फंडल हाइट, जब हम क्लाइंट फंडल हाइट को मेजर कर रहे होते हैं, द नर्स विल मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट द मेजरमेंट टू। अब यहाँ पे नर्स क्या मेजरमेंट करना यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी, बी लेस देन गेस्टेशनल एज। यहाँ पे गेस्टेशनल एज जो है वो लेस देन मिलेगी, ठीक है, फंडल हाइट के। कोरिलेट करेगी गेस्टेशनल एज से, बी ग्रेटर देन गेस्टेशनल एज, या फिर हैव नो कोरिलेशन टू द गेस्टेशनल एज। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो क्या आंसर रहेगा अपनी इस एमसीक्यू में, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो सेकंड ट्राइमेस्टर तक, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर, इनमें क्या रहता है, हमेशा जो फंडल हाइट रहती है वो गेस्टेशनल एज के क्या रहती है, को रिलेट रहेगी हमेशा। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, को रिलेशन रहेगा दोनों के अंदर। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, सेकंड या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो ग्राफ है, इसमें यहाँ पे क्या है, फंडल हाइट, और यहाँ पे क्या है, गेस्टेशनल एज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो गेस्टेशनल एज जो है वो फंडल हाइट के यहाँ पे सिमिलरली ही यहाँ पे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो देखिए गेस्टेशनल एज और यहाँ पर फंडल हाइट, अगर क्लाइंट की गेस्टेशनल एज कितनी है, 12 वीक्स के अराउंड है, तो इसका फंडल हाइट कितना कहाँ पे होगा, अभी प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास। अगर क्लाइंट की 20 वीक्स के अराउंड है, तब कहाँ पे रहता है, अम्बलिकस के पास। नेक्स्ट 36 वीक है, तब कहाँ पे रहेगी फंडल हाइट, जीपोइड प्रोसेस के पास। और लास्ट में 37 to 40 वीक्स के पास में कहाँ पे रहती है। ठीक है, ये वापस से कहाँ पे आ जाएगी, आपका हाइट में क्या होगा, रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑफ फंडल हाइट
बिटवीन 36 टू 32 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे वापस से जो हाइट का यहाँ पे रिग्रेशन देखने को मिलता है अपने को, और पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर वापस से जो है अम्बिलिकस के पास में पहुंच जाती है। अब देखिए कुछ बुक्स के अंदर जो अम्बिलिकस का जो रीजन है उसको जो है बताया गया है 22-24 वीक्स के पास में। ठीक है, इस ड्यूरेशन के बीच में ये कहाँ पे रहता है, अम्बिलिकस के पास में जो है फंडल हाइट मेजर होती है। अब देखिए अगर आपको 20 भी ऑप्शन में मिला है, 24 भी ऑप्शन में मिला है, तो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस आपको एग्जैक्ट देना है तो किसको देना है, 24 वीक पर। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, 24 वीक पर आपको जो है अम्बिलिकस के लेवल को आपको एग्जैक्ट मानना है। और अगर रेंज पूछे आपसे को 20 to 24 वीक्स के अराउंड आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 20 वीक्स के अराउंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अम्बिलिकस के आसपास में देखने को मिलता है। एक्यूरेसी के साथ में हम कहें तो 20 to 24 वीक के बीच में रहेगा। ठीक है, 20 वीक पे तो कहाँ पे रहेगा, 1 से 2 फिंगर यहाँ पे नीचे रहेगा अम्बिलिकस के, और 24 वीक में एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस जो है फंडल हाइट आपको देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे 24 एक्यूरेट माना गया है, तो कुछ के अंदर रेंज दी हुई है 20 to 24 वीक। अब रेंज कैसे दी हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखिए ये क्या है, अम्बिलिकस वाला रीजन। तो कुछ बुक्स में कहा गया है कि अबव द अम्बिलिकस। ठीक है, अबव द अम्बिलिकस कब देखने को मिला है, या फिर जस्ट अबव द अम्बिलिकस कब देखने को मिलता है, 24 वीक। और यहाँ पे बिलो द अम्बिलिकस वाला जो रीजन है ये कब देखने को मिलता है, 22 वीक्स, सॉरी 20 वीक्स के पास में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट अगर पूछे 20 वीक्स या 24 वीक, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, 24 वीक्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एमसीक्यू कैसा आता है और वहाँ पर जो है एम्स इसको क्या करेक्ट मानता है। बट कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे 24 वीक्स जो है डायरेक्ट आंसर माना गया है। तो इस एमसीक्यू में अपना करेक्ट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, A pregnant client tells the nurse that she feels wetness on her periped. Periped का मतलब पेरिनियल पैड, एंड फाउंड सम क्लियर फ्लूइड। फिर बाद में देखा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द नर्स, प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है वो नर्स को बता रही है कि उसको यहाँ पे वेटनेस फील हो रही है पेरिनियल पैड के पास में। और जो है आपने जब देखा वहाँ पे तो क्या मिला आपको, वहाँ पे क्लियर फ्लूइड। द नर्स इमीडिएटली इंस्पेक्ट द पेरिनियम। अब यहाँ पे नर्स क्या कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है पेरिनियम एरिया को, नोट कर रही है प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कोड। क्या नोट किया वहाँ पे नर्स ने, कि अम्बिलिकल कोड को प्रेजेंट किया। द नर्सेज इनिशियल एक्शन स्टॉप। यहाँ पे नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहने वाला है, नोटिफाई द फिजिशियन, मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, या फिर प्लेस द क्लाइंट इन ए टेंडरबर्ग पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन में यहाँ पे क्लाइंट को रखा जाएगा, क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे। तो देखिए बेस्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पे, टेंडरबर्ग पोजीशन के अंदर जो है क्लाइंट को यहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा ठीक है, सपोज कीजिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, क्या आपको बताया गया है, प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कोड। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट है, और ये वाला जो पार्ट है क्या है, फीटल हेड है सपोज कीजिए, प्रेजेंटिंग पार्ट है। इसके साथ में जब आप टेंडरबर्ग पोजीशन दोगे तो आपको क्या करना है, साथ में जो प्रेजेंटिंग पार्ट को जो क्या करना है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको थोड़ा रखना है, ताकि जो है ये कोड को यहाँ पे क्या ना करे, कंप्रेस ना करे। ठीक है, तो ये भी केवल टेंडरबर्ग पोजीशन देने से कुछ नहीं होगा, जब तक अगर प्रेजेंटिंग पार्ट के उसके ऊपर प्रेशर डालते जाएगा तो यहाँ पे इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, फीटल डिस्ट्रेस में आएगा। इससे अच्छा क्या है कि प्रेजेंटिंग पार्ट को थोड़ा वापस से ऊपर की तरफ कर दीजिए, और जो कंप्रेशन है जो अम्बिलिकल कोड पे लग रहा था उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे कोड कंप्रेशन से क्या होगा, पेशेंट रिलीव रहेगा। और उसके बाद में क्या करना है आपको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर दीजिए, दोनों काम करने के बाद में। बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ में एक बात आपको और ध्यान में रखना है, क्या, नेवर अटेम्प्ट टू पुश द कोड बैक इनटू वेजाइना। ठीक है, तो वेजाइना के अंदर वापस से जो है आपको कोड को अंदर डालने के लिए आपको कभी भी अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। बस आपको जितना कहा गया उतना ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये क्या है, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन रहेगा।
A nurse admit a newborn infant to the nursery. On assessment of the infant, the nurse palpate the anterior fontanelle and note that it feels soft. नर्स ने palpate किया anterior fontanelle को, कैसा फील हो रहा है, वो सॉफ्ट फील हो रहा है. द नर्स डिटरमाइन दैट दिस फाइंडिंग इंडिकेट. अब यहाँ पे नर्स क्या डिटरमाइन कर रही है, फाइंडिंग कैसी मिल रही है उसको, पेशेंट बच्चा जो है वो डिहाइड्रेटेड है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. तो देखिए जो एंटीरियर फोंटानेल होता है ये कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है, ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है, आप सभी को पता है फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के, ठीक है, इनसे क्या होता है, मिलके बना होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछते हैं वो पूछते हैं क्लोज कब होता है. तो बेस्ट आंसर क्या जाता है आपका, क्लोज कब होता है, तो 12 to 18 मंथ्स. एक वर्ड में एक यहाँ पे आपको पूछे तो 18 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है. अब अगर बच्चा विग्रसली ट्राई कर रहा है और फोंटानेल क्या हो रहा है, बल्ज आउट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, विग्रसली ट्राई कर रहा है तो बल्ज हो रहा है फोंटानेल, नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है. तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा. एक ऐसी फाइंडिंग है यहाँ पे, नॉर्मल फाइंडिंग है ना. तो यहाँ पे बच्चे को डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन से होता तो कैसा होता, फोंटानेल शंकन होता, ठीक है, और आईसीपी जब बढ़ा हुआ होता तो कैसा होता, बल्ज होता, ठीक है. डिक्रीज आईसीपी तब भी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता, ठीक है. ये डिक्रीज किस में होता है, शंकन, या फिर डिक्रीज इसमें देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में. तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा. A client with acquired immunodeficiency syndrome is admitted to the hospital for chills, fever, non-productive cough, and pleuritic chest pain. A diagnosis of pneumocystis jirovecii pneumonia is made and the client started on intravenous फेंटामिडिन, ठीक है. HIV का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, जिसको क्या हो रहा है, फीवर, चिल्स वगैरह, नॉन प्रोडक्टिव कफ वगैरह, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो रहा है, कंडीशन क्या है, उसको न्यूमोनिया हुआ है. मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसिस का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है न्यूमोनिया का, एड्स वाले पेशेंट के अंदर. तो अब उसको क्या यहाँ पे स्टार्ट करना है, IV फेंटामिडिन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स प्लान कैरी आउट टू सेफली एडमिनिस्टर द मेडिकेशन. अब इस मेडिकेशन को कैसे नर्स यहाँ पे सेफली एडमिनिस्टर करेगी, ये आपसे पूछा गया है. इन्फ्यूज अवर 1 आवर एंड अलाउ द पेशेंट टू एम्बुलेट. इन्फ्यूज अवर 1 आवर विद क्लाइंट in a supine position. Next, client in a supine position. Administer over 30 minutes with the client in a recline position या फिर administer by IV push over 15 minutes with the client in a supine position. तो देखिए जो ये फेंटामिडिन जो ड्रग है, इसको जब हम यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो क्लाइंट को जो पोजीशन देनी होती है वो क्या पोजीशन देनी होती है, सुपाइन पोजीशन देनी होती है. क्यों देनी है सुपाइन पोजीशन, क्योंकि ये क्या कोज करती है, हाइपोटेंशन को. क्या कोज करती है, हाइपोटेंशन को. तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, बेस्ट आंसर रहेगा. इन्फ्यूज अवर 1 आवर विद द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजीशन. क्यों रखना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हाइपोटेंशन होता है इससे. सेकंड यहाँ पे क्या होता है, डिसरिथमिया. तो दोनों से यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और 1 घंटे के अंदर उसको जो है आराम से इन्फ्यूज करना है, ठीक है. तो इसके लिए डिसरिथमिया को देखने के लिए क्या करना है, क्लाइंट को कार्डियक मॉनिटर की भी नीड पड़ती है. नेक्स्ट MCQ. The nurse is caring for a client who has been transferred to the surgical unit after pelvic एक्सेंटरेशन, ठीक है, पेल्विक एक्सेंटरेशन उसके किया गया है. ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द काफ एरिया. अब आप पोस्ट ऑप के अंदर आपके पास में पेशेंट आया है और यहाँ पे क्या उसको फील हो रहा है, पेन हो रहा है काफ एरिया के अंदर.
अब यहाँ पे नर्स को क्या एक्शन करना होगा? आस्क द क्लाइंट टू वॉक एंड ऑब्जर्व द गेट, लाइट मसाज द काफ एरिया टू रिलीव द पेन, check the calf area for temperature, color and size, administer PRN morphine sulfate as prescribed for post operative pain. तो क्या आंसर रहेगा? देखो, इस कंडीशन में क्या है, पेल्विक उसकी सर्जरी की गई है, तो उसके यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, उसको लंबे टाइम से सर्जरी चली है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके काफ एरिया के अंदर पेन हो रहा है, मतलब वहाँ पे वेनस स्टेटिस वगैरह देखने को मिला है। कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, काफ एरिया के अंदर जो है पेन देखने को मिलता है। अब आपको इस क्लाइंट को क्या करना है, आपको असेस करना है क्या, चेक द काफ एरिया फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर देखोगे, कलर देखोगे, और वहाँ पे साइज को जो है आपको यहाँ पे असेस करना है। इसके साथ में जो है इसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बन सकता है इसका, तो इससे भी आपको क्या करना है, मसाज वगैरह जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करनी है। तो यहाँ पे पेन मेडिकेशन यहाँ पे जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, असेसमेंट करना जरूरी है कि वो कहीं डीवीटी तो नहीं है। अगर हमने क्या फिर मसाज वगैरह कर दिया, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, वो एम्बोलिज्म बन जाएगा और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। तो प्राइमरी साइन क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, काफ एरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, पेन, और ये क्या है, प्राइमरी साइन। और पेशेंट में क्या होती है, लेग्स के अंदर स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब एसिटामिनोफोन लिक्विड 450 mg orally एवरी 4 आवर PRN फॉर पेन। ठीक है, पेन के लिए जो है 450 mg orally यहाँ पे एसिटामिनोफोन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया एवरी 4 आवर्ली। द मेडिकेशन लेबल रीड्स 160 mg 5 ml के अंदर। ठीक है, द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर्स टू एडमिनिस्टर वन डोज। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब कितनी की गई है, 450। ठीक है, और यहाँ पे है अपने लेबल के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 160 mg पर 5 ml। तो यहाँ पे कितना ml का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाला है 450 mg ओरली देने के लिए। ठीक है, तो ml के अंदर आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना आएगा, क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है? तो देखिए 160 mg पर 5 ml के अंदर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 450 mg पेशेंट को जो है प्रोवाइड करनी है। तो देखिए क्या फॉर्मूला रहता है इसका, डिजाइड इनटू वॉल्यूम अपॉन अवेलेबल। ठीक है, बराबर या फिर इक्वल टू ml पर डोज। ये इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। डिजाइड कितनी है अपने पास में, 450 mg यहाँ पे डिजाइड है, और वॉल्यूम कितना है, 5 ml वॉल्यूम है, और अवेलेबल कितनी है, 160 mg यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कितना आएगा अपने आप, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 14 ml तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 14 ml जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब करनी होगी यहाँ पे एसिटामिनोफोन। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करके उसमें 160 का जो है आप मल्टीप्लाई करके 160 का उसमें जो है डिवाइडेशन कर सकते हैं। आंसर जो आएगा 14 ml पॉइंट करके कुछ आगे 06 ऐसे कुछ यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 14 ml। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर अगेन हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नॉट सेट मेंस को हम जो है आधार रखते हुए। ठीक है, नॉट सेट मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न अपना रहेगा टिल मेंस। डेली जो है आपकी क्लासेस रहेगी यूट्यूब के ऊपर, आपके साथ में अपनी ऐप के ऊपर भी जो है लाइव क्लासेस कंटिन्यू है। वहाँ पर भी हम यहाँ क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। और ऐप के ऊपर जो है अपने टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी कंटिन्यू है। तो आप जो है उन्हें भी एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी रिगार्डिंग आपको क्वेरी हो तो आप नीचे हमारे सपोर्टिव नंबर दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप कॉल या मैसेज करके डायरेक्ट जो है सर से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अपने डाउट्स वगैरह को आप वहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।